ओम दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज श्रीमती गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ा गांव योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम में हम पढ़ रहे थे मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान प्रथम सेमेस्टर में प्रथम, और हमने इकाई 1 इकाई 2 पढ़ ली थी। आइए अब शुरू करते हैं इकाई नंबर 3 में पाठ नंबर प्रथम रक्त व रक्त परिवहन तंत्र, रक्त की रचना व बनावट, लाल श्वेत व प्लाज्मा रक्ताणु की बनावट व कार्य, रक्त का थक्का, रक्त वर्ग, रिसिस फैक्टर। रक्त ब्लड, आयुर्वेद में रक्त को धातु माना गया है। इसकी उत्पत्ति रस धातु से मानी गई है। रक्त को जीवन का मूल मानते हुए एक महत्वपूर्ण धातु माना गया है। यकृत व प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है और ये इसके भंडारण के रूप में भी कार्य करते हैं। यह रक्त धातु रस धातु के साथ संपूर्ण शरीर का भ्रमण करता है व इस प्रकार संपूर्ण शरीर को सूक्ष्म व स्थूल स्तर पर रक्त की उपलब्धता करवाता है। आधुनिक मतानुसार रक्त संयोजी ऊतक का एक भाग है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन व आंतों से पाचन के उपरांत प्राप्त आवश्यक पोषक पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है और इसके बाद इन कोशिकाओं के द्वारा उक्त ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों के उपयोग कर लेने के पश्चात अवशिष्ट अनुपयोगी कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को प्राप्त कर पुनः उनके उत्सर्जन स्थानों यथा लंग, किडनी व स्किन की ओर ले जाता है। यह जहाँ से ये अनुपयोगी पदार्थ क्रमशः उच्छ्वास, मूत्र व स्वेद के माध्यम से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। एक प्रकार का तरल फ्लूइड पदार्थ जो शरीर में रक्त वाहिकाओं के द्वारा संवाहित होता है, सर्कुलेट रहता है तथा शरीर को पोषण पहुंचाता है तथा वहां से अशुद्ध या अनुपयोगी पदार्थों को उत्सर्जित कर दिया जाता है, रक्त कहलाता है। रक्त क्षारीय प्रकृति व द्रव स्वरूप की रचना वाला धातु है। इसका तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वयस्क पुरुषों में लगभग 5 से 6 लीटर व महिलाओं में लगभग 4 से 5 लीटर होता है। आइए जानते हैं रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ब्लड सेल्स जो कि 45% होती हैं, इसे रक्त कोशिकाएं कहते हैं। दूसरा है ब्लड प्लाज्मा जो 55% होता है, रक्त प्लाज्मा। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी रक्त कोशिकाएं हमारे रक्त के अंदर होती हैं। तो देखते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। फिर है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स या इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, जैसे बिंबाणु या रक्त चक्रिकाएं भी कहते हैं। फिर ब्लड प्लाज्मा के अंदर 92% जल होता है, 92% वाटर होता है इसके अंदर, और शेष 8% सॉलिड होता है, ठोस होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो देखते हैं जो सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सॉलिड्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं, एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और एक होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ व कार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मिनरल्स आदि, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होते हैं प्रोटीन, एमिनो एसिड्स फॉर्म के अंदर होते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ग्लूकोज फॉर्म में होते हैं, फैटी एसिड्स वसा होती है वो फैटी एसिड्स फॉर्म में होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हमारे रक्त के अंदर होते हैं और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं।
और साथ के अंदर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं, रक्त कोशिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी सफेद रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स कहते हैं। आइए जानते हैं रक्त के अंदर जो मुख्य घटक हैं उनके बारे में। तो जानते हैं आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती हैं। ये रक्त कणिकाएं लाल वर्ण की होती हैं, रेड कलर की होती हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू पुरुष के अंदर मेल में 50 से 55 लाख क्यूबिक पर एमएम होती हैं, वहीं महिलाओं में 45 से 50 लाख क्यूबिक पर एमएम मिलीमीटर होती हैं। वहीं हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में ऑक्सीजन के परिवहन हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम व ग्लोबिन। हिम से तात्पर्य है लौह तत्व एफीसी, वहीं ग्लोबिन से तात्पर्य प्रोटीन से है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अर्थात ऑक्सीजन को इनटेक करता है। वहीं डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं सामान्यतः शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में सहयोग करती हैं एवं शरीर के रोगग्रस्त होने पर संक्रमण को नष्ट करने का कार्य भी करती हैं। तो इनकी नॉर्मल वैल्यू होती हैं वो हैं 4000 से 11000 क्यूबिक पर एमएम। ये 5 प्रकार की होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी हैं वो 5 प्रकार की हैं। तो कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में होती हैं 50 से 70%। बेसोफिल्स 1 से 4% होती हैं। इसिनोफिल 2 से 6% होती हैं। वहीं मोनोसाइट्स 1 से 4% होती हैं और लिम्फोसाइट्स 20 से 30% की मात्रा में होती हैं। आइए रक्त चक्रिका के बारे में जानते हैं, प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स रक्त के स्कंदन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनकी जो संख्या है 1.5 लाख से 4 लाख क्यूबिक पर एमएम या 1.5 लाख से 4 लाख क्यूबिक एमएम होती है। आइए जानते हैं रक्त स्कंदन के बारे में। रक्त स्कंदन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्त धातु शरीर का मूल है, यही शरीर को धारण करता है। इसलिए रक्त की महत्ता को देखते हुए इसे बताने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया क्या है। तो पहली प्रक्रिया वेसोस्ट्रक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी संकोचन। रक्त की जो वेसल्स हैं, केशिकाएं हैं, उनका संकोचन। रक्त वाहिकाओं की भित्ति में भेदन होने के परिणाम स्वरूप सबसे पहले रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियों में स्वाभाविक रूपेण संकोचन उत्पन्न हो जाता है, जिससे आघात वाले स्थान पर का क्षेत्र कुछ कम हो जाता है, जिससे रक्त का बहाव थोड़ा कम पड़ जाता है। दूसरी प्रक्रिया है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, प्लेटलेट का थक्का बनना। इसके बाद रक्त चक्रिकाएं प्लेटलेट्स आघात वाले स्थान पर पहुंचना शुरू कर देती हैं। कुछ ही क्षणों में प्लेटलेट्स का एक बड़ा समूह वहां पर एकत्रित हो जाता है। इस अवस्था को प्लेटलेट्स प्लग कहते हैं और रक्त स्कंदन में सहयोग होता है। फिर है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फिर आगे क्रिया होती है रक्त का जमना। तो रक्त का जमना कैसे हो पाएगा। जैसे ही प्लेटलेट प्लग बनता है उसके कुछ देर बाद स्कंदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। स्कंदन की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर स्कंदन तत्व का निर्माण होता है। तो फॉर्मेशन स्कंदन तत्व, तो फॉर्मेशन ऑफ
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन उत्तेजक का यहाँ निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो रक्त वाहिकाओं द्वारा रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्व प्रोथ्रोम्बिनेज का स्वयं के स्तर पर निर्माण होता है। देन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, इसके बाद प्रोथ्रोम्बिनेज तत्व थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन की उत्पत्ति करता है। वहीं कन्वर्जन, इसके बाद में कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, रक्त के अंदर एक घुलनशील प्रोटीन फाइब्रिनोजन जो को थ्रोम्बिन इस घुलनशील प्रोटीन को अघुलनशील प्रोटीन फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित कर देता है। यही फाइब्रिन ही थक्के के रूप में आघात के स्थान पर जमा हो जाता है और रक्त स्कंदन का कार्य करता है। आगे पढ़ते हैं रक्त वर्ग, ब्लड ग्रुप। आयुर्वेद में प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति अलग अलग बताई गई है। इसी क्रम में रक्त वर्ग को भी प्रकृति के अंतर्गत गिना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का रक्त वर्ग भी अलग अलग पाया जाता है। मनुष्य के रक्त कणों में एक एंटीजन पाया जाता है। इस एंटीजन को ग्लूटिनोजेन कहते हैं। ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए व एंटीजन बी। इन दोनों प्रकार के एंटीजनों के संयोग से 4 प्रकार के रक्त वर्ग बनते हैं। वे रक्त वर्ग हैं ए बी व ओ। आइए इनके बारे में आगे और समझते हैं। रक्त समूह को समझने के लिए ये सारणी समझना बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं रक्त समूह है कौन कौन से हैं। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए व बी और रक्त समूह है ओ। तो देखते हैं कि कौन से में एंटीजन ए होता है और कौन से में एंटीजन बी होता है और कौन से में एंटीजन ए नहीं होता और एंटीजन बी नहीं होता है। तो जानते हैं एंटीजन ए, रक्त समूह ए के अंदर एंटीजन ए तो प्रेजेंट होता है परंतु एंटीजन बी प्रेजेंट नहीं होता है। वहीं रक्त समूह बी में एंटीजन ए प्रेजेंट नहीं होता है परंतु एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। वहीं रक्त समूह ए व बी में एंटीजन ए व एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और रक्त समूह ओ में एंटीजन ए व एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस सारणी को हम पुनः समझेंगे। रक्त समूह ए में एंटीजन ए होता है परंतु एंटीजन बी नहीं होता है। रक्त समूह बी में एंटीजन ए नहीं होता परंतु एंटीजन बी होता है। वहीं रक्त समूह ए बी में एंटीजन ए व एंटीजन बी दोनों ही होते हैं। वहीं रक्त समूह ओ में एंटीजन ए व बी दोनों ही नहीं रहते। इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि कौन से रक्त समूह में कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है। प्रत्येक रक्त वर्ग में रक्त में विपरीत गुण वाली एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। इन एंटीबॉडीज को एग्लेटिन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं कि कौन से रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है। तो देखते हैं, एक सारणी और है हमारे सामने। तो इसके अंदर सारणी में आप ध्यान से देखेंगे कि एंटीजन ए रक्त समूह है, हमने ए व बी और ओ। तो हमने सारणी बनाई एंटीजन ए व एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी व एंटीबॉडीज बी। तो एंटीजन जिसमें ए प्रेजेंट, देखो रक्त ग्रुप ए है, इसके अंदर एंटीजन ए है तो इसके विपरीत गुण वाली क्या मिलेगी, एंटीबॉडी बी। इसके विपरीत गुण वाली तो एंटीजन बी मिलेगी इसके अंदर एंटीबॉडी।
वहीं हम रक्त ग्रुप बी की बात करते हैं तो इसके अंदर एंटीजन क्या रहेगा, बी, परंतु इसके अंदर एंटीबॉडी क्या रहेगी इसके विपरीत, ए। ठीक है, और एंटीजन जब रक्त समूह होता है ए और बी, इसके अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं, परंतु न तो इसमें एंटीबॉडी ए होती है और न एंटीबॉडी बी होती है, इस अर्थात इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों ही नहीं होती। वहीं रक्त समूह ओ की चर्चा करें तो ओ की चर्चा में एंटीजन ए भी नहीं रहता, जिसे पहले देखा एंटीजन बी भी नहीं रहता, परंतु एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट रहती हैं। आइए इस श्रेणी को दोबारा देखते हैं, दोबारा समझते हैं इसको। रक्त ग्रुप रक्त समूह है, यानी ए है, बी है, ए बी है, ओ, ये 4 रक्त समूह हैं। तो इसके अंदर एंटीजन जो ए रक्त समूह उसमें एंटीजन ए मिलेगा और इसके विपरीत एंटीबॉडी बी मिलेगी। वहीं रक्त समूह बी में एंटीजन तो बी मिलेगा, इसके विपरीत एंटीबॉडी ए मिलेगी, और ए व बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होती हैं, और ओ रक्त समूह के अंदर एंटीजन दोनों प्रेजेंट नहीं होते, परंतु ए व बी दोनों ही प्रकार की इसमें एंटीबॉडी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है रक्त समूह के लिए। आरएच तत्व, आरएच फैक्टर या रिसर्च फैक्टर भी इसे कहते हैं। आरएच फैक्टर नाम के रक्त वर्ग का नामकरण इसके सर्वप्रथम रहीसिस नाम बंधन में पाए जाने के कारण रखा गया था। जिन व्यक्तियों में रक्त में ये आरएच फैक्टर रूपी एंटीजन होता है, ये आरएच फैक्टर एंटीजन होता है, इनके रक्त को आरएच पॉजिटिव यानी प्लस के साइन से इंगित करते हैं, के चिन्ह से इंगित किया जाता है। जिन व्यक्तियों में ये एंटीजन नहीं होता उनके रक्त को आरएच नेगेटिव के चिन्ह से अंकित किया जाता है। आइए इस विषय को और अच्छे से जानने के लिए हम एक सारणी और देखते हैं। तो देखते हैं कि हमने सारणी के अंदर क्या देख रहे हैं, रक्त समूह देख रहे हैं, एंटीजन देख रहे हैं, एंटीजन ए देख रहे हैं, एंटीजन बी देख रहे हैं, वही एंटीजन एंटीबॉडीज ए देख रहे हैं, एंटीबॉडीज बी देख रहे हैं, और फिर आरएच फैक्टर या रिसर्च फैक्टर देख रहे हैं। तो हमने चर्चा की कि जिसमें प्रेजेंट होता है उस आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है उसको पॉजिटिव साइन से इंगित करते हैं, और जिनमें साइन नहीं, एंटीजन नहीं, रिसर्च फैक्टर नहीं होता उसको नेगेटिव साइन से इंगित करते हैं। तो जानते हैं कि ए पॉजिटिव ग्रुप का जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या क्या होता है। उसमें एंटीजन ए तो होता ही है और इसके विपरीत एंटीबॉडी बी होती है, और इसके अंदर आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट होता है। वहीं एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। आइए देखते हैं एंटीजन रक्त समूह ए नेगेटिव वाले व्यक्ति में क्या होता है। उसके अंदर एंटीजन ए होता है और इसके विपरीत एंटीबॉडी बी भी होता है, परंतु आरएच फैक्टर उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। साथ ही एंटीजन बी व एंटीजन ए भी उसमें प्रेजेंट नहीं होता, एंटीबॉडीज ए उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। आइए देखते हैं बी पॉजिटिव ग्रुप वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या मिलता है। तो उसके अंदर एंटीजन ए नहीं मिलता है, एंटीबॉडी एंटीजन बी उसमें मिलता है, और इसके एंटीजन बी के विपरीत गुण वाली एंटीबॉडीज ए मिलती है, और रिसर्च फैक्टर आरएच फैक्टर इसमें उपस्थित होता है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप हुआ बी पॉजिटिव। आइए बी नेगेटिव के अंदर क्या होता है, एंटीजन ए नहीं होता परंतु एंटीजन बी होता है। वहीं एंटीबॉडीज इसके विपरीत गुण वाली एंटीबॉडी ए इसमें प्रेजेंट होती है, तो एंटीबॉडी बी इसमें प्रेजेंट नहीं होती, और आरएच फैक्टर भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हुआ। आइए अब देखते हैं ए बी पॉजिटिव
वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या होता है। ए बी पॉजिटिव में देख रहे हैं कि इसमें एंटीजन ए व एंटीजन बी होता है, परंतु एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी नहीं होता, और RH फैक्टर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए ए बी पॉजिटिव के अंदर एंटीजन ए एंटीजन बी होता है और RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। वहीं ए बी नेगेटिव व्यक्ति के अंदर एंटीजन ए एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज दोनों ही प्रेजेंट नहीं होती और RH फैक्टर भी उनमें नहीं होता है। इसलिए इसको ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि ओ पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, एंटीजन ए भी नहीं होता, एंटीजन बी भी नहीं होता है, परंतु एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं और RH फैक्टर इसमें उपस्थित रहता है। इसलिए RH फैक्टर उपस्थित होने से ये हो गया O पॉजिटिव। वहीं O नेगेटिव के अंदर एंटीजन ए एंटीजन बी दोनों ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो प्रेजेंट क्या होता है, एंटीबॉडी ए व एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। वहीं ये नेगेटिव साइन है, अर्थात यहाँ पर RH फैक्टर नहीं होता है। इस सारणी को एक बार पुनः देखेंगे, क्योंकि इसी का विचार करते हुए हम रक्तदान की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे कि कौन सा ग्रुप किसको रक्त का दान कर सकता है, कौन यूनिवर्सल ग्राही है, कौन यूनिवर्सल डोनर है। तो देख रहे हैं हम रक्त समूह है ए पॉजिटिव, इसके अंदर ए एंटीजन ए होता है, इसके विपरीत गुण वाली एंटीबॉडी बी होती है और RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। वहीं रक्त समूह ए नेगेटिव के अंदर एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है, परंतु RH फैक्टर नहीं होता है। रक्त समूह है बी पॉजिटिव के अंदर एंटीजन बी होता है, इसके विपरीत गुण वाली एंटीबॉडी ए होती है और RH फैक्टर पॉजिटिव होता है यानी मिलता है। वहीं बी नेगेटिव के अंदर बी एंटीजन होता है, इसकी विपरीत गुण वाली एंटीबॉडीज ए होती है और RH फैक्टर नहीं होता है। ए बी पॉजिटिव वाले रक्त समूह में ए व बी दोनों ही प्रकार की एंटीजन होती हैं और RH फैक्टर उपस्थित होता है, इसलिए पॉजिटिव। और ए बी नेगेटिव के अंदर ए व बी दोनों ही एंटीजन होती हैं, परंतु RH फैक्टर नहीं रहता, इसलिए नेगेटिव साइन पे है। और वहीं हम O पॉजिटिव की बात करें तो एंटीजन ए व बी दोनों ही अब्सेंट हैं, वहीं एंटीबॉडी ए व बी दोनों प्रेजेंट हैं। RH फैक्टर प्रेजेंट, इसलिए O पॉजिटिव हुआ। O नेगेटिव के अंदर एंटीबॉडी ए व बी दोनों प्रेजेंट हैं और RH फैक्टर नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव हुआ। और आइए देखते हैं अब रक्त डोनेशन रक्तदान के विषय में। रक्तदान ब्लड डोनेशन, रक्तदान महादान। उक्त रक्त वर्गों वाले व्यक्तियों में से किसी को यदि किसी समान रक्त वाले व्यक्ति का रक्त दिया जाता है तो दोनों व्यक्तियों के रक्त में समधर्मिता होने से किसी प्रकार की विरोध प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को परस्पर विरोधी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त चढ़ा दिया जाता है, जिस व्यक्ति को रक्त दिया जाता है उसके रक्त में विरोधी प्रतिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप लाल रक्त कणों में से हीमोग्लोबिन टूटता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त का क्षय होता है। उसी प्रकार यदि RH पॉजिटिव रक्त वाले व्यक्ति को RH नेगेटिव रक्त वर्ग का रक्त चढ़ाया जाता है तो रक्त प्राप्तकर्ता के रक्त में उसकी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। अतः प्रथम बार तो इस प्रकार के रक्तदान में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, किंतु
दूसरी बार रक्तदान करने पर पहले रक्तदान के परिणाम स्वरूप बन चुकी एंटीबॉडीज उस विरोधी रक्त वर्ग को साम्य नहीं कर पाती, जिसके कारण रक्त क्षय होने की संभावना होती है। आइए जानते हैं यूनिवर्सल ग्राही कौन है, ए बी, और यूनिवर्सल डोनर है ओ। तो जानते हैं आगे किस प्रकार से रक्त को हम डोनेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से रक्त को हम रोगी व्यक्ति को दे सकते हैं। तो रक्त समूह ए का व्यक्ति रक्त समूह ए व ए बी को रक्त दे सकता है। रक्त दे सकता है किस किस को, ए व ए बी के रक्त समूह को रक्त दे सकता है, परंतु ए व ओ से ही रक्त ले सकता है। वापस किससे लेगा, ए और ओ से दे सकता, ए व ए बी को दे सकता है। वहीं रक्त समूह बी का व्यक्ति रक्त समूह बी व ए बी रक्त समूह बी व ए बी को रक्त दे सकता है, परंतु सिर्फ बी व ओ से ही रक्त ले सकता है। रक्त समूह ए बी का व्यक्ति सिर्फ रक्त समूह ए बी के व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है तथा अन्य किसी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। अर्थात जो रक्त समूह ए का व्यक्ति है सिर्फ और सिर्फ रक्त समूह ए बी के व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है तथा अन्य किसी रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। इस प्रकार के समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल ग्राही कहते हैं। रक्त समूह ओ का व्यक्ति सभी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, परंतु सिर्फ ओ रक्त समूह के व्यक्तियों से ही रक्त वापस ले सकता है। अन्य समूह के व्यक्ति का रक्त इसे नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। आइए अब जानते हैं रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ द ब्लड। पोषण का कार्य करता है, पोषण का यानी न्यूट्रिटिव फंक्शन। रक्त पाचन के बाद पोषण ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, मिनरल्स, एंजाइम्स आदि को शरीर के प्रत्येक अंग की कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। वहीं रेस्पिरेटरी फंक्शन करता है, श्वसन का कार्य। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की सहायता से फेफड़ों से शुद्ध हुए रक्त यानी O2 युक्त ब्लड को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। वहां दहन के बाद बनी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फुफ्फुस तक लाने का कार्य करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शंस, उत्सर्जन का कार्य। शरीर की प्रत्येक कोशिका कार्य करने के बाद कुछ अपशिष्ट मल पदार्थ का निर्माण करती हैं। ये मल भाग यूरिन, यूरिक एसिड आदि में रक्त के द्वारा लीवर, किडनी, स्किन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम्स, शरीर की विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को रक्त के द्वारा उनके गंतव्य स्थान अंग तक पहुंचाया जाता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बैलेंस रखता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रक्त का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यह हमारे शरीर के तापमान को भी रेगुलेट करता रहता है। डाइजेस्टिव फंक्शन का कार्य करता है। रक्त में उपस्थित डिफेंसिव फंक्शन का कार्य करता है, सुरक्षात्मक का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। रक्त में उपस्थित WBC हमारे शरीर को बाह्य संक्रमण से रक्षा करती है। वहीं स्टोरेज फंक्शन, रक्त अपने में ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, सोडियम, पोटेशियम आदि का स्टोरेज का कार्य भी करता है। तो दोस्तों आपको रक्त के बारे में मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा? आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर
9887472320 पे आप मैसेज करके बताएं, या कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।